हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 6 से 10 मई तक का था। हाय ये गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, मई की गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा है। तापमान आसमान छू रहा है। कहीं ज्यादा गर्मी से वर्षा हो रही है और फिर बाद में फिर से गर्मी या चीर फाड़ गर्मी। इस साल गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे ही इस समय बाजार का भी मूड एकदम माहौल मौसम के हिसाब से बदल गया है। पिछले 8 दिनों में बाजार में जोरदार सेलिंग देखी गई है। वैसे ही इस समय बाजार में एकदम बेहाली का मौसम छाया हुआ है। पिछले 8 दिनों में बाजार का मूड एकदम बदल गया है। जो लोग अभी तक आराम से बाजार के बाहर बैठकर बाजार की उठापटक देख रहे थे, उन्होंने भी बाजार में अब ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है, बाजार क्या लगता है। पिछले 8-10 दिनों में जो सबसे ज्यादा बदला है वो है इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इतने लोअर लेवल्स पर वो ज्यादा दिनों तक ठहरता नहीं है, जिसके बाद से इंडेक्स में वॉलेटिलिटी इंडेक्स में करीब करीब 80 से 90% तक का उछाल देखने में मिला है। ये इंडेक्स 2 हफ्ते पहले 10 के करीब ट्रेड कर रहा था, वो अब 19 के लेवल पर आ गया है शुक्रवार को, जिसकी वजह से बाजार में एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाजार जितनी बार संभलने की कोशिश कर रहा है, वापस उसमें प्रॉफिट बुकिंग का और जोर देखने को मिल रहा है। बाजार अभी तक ये मानकर चल रहा था कि सत्ताधारी पार्टी 400 के आसपास के कुछ सीट्स ले आएंगी, लेकिन मीडिया में जिस तरह से लो वोटिंग परसेंटेज को उछाला जा रहा है, उससे बाजार को भी अब अलग तरीके से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दिमाग में अब एक ही प्रश्न आने लगा है, व्हाट इफ, यदि इस इलेक्शन का रिजल्ट में कुछ ऐसा आता है जिसके बारे में बाजार ने नहीं सोचा है, तब क्या होगा। ये जो डर का जो माहौल है, ये पिछले 8-10 दिनों में ज्यादा बढ़ गया है। उसी की वजह से बाजार में जोरदार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। मिड और स्मॉल कैप्स में अभी तक लोअर सर्किट्स तो नहीं लगे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोज इन स्टॉक्स में से कोई 200 ग्राम खून निकाल के ले जाता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स रोज 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में डर का माहौल इस कदर है कि बाजार के ज्यादातर डार्लिंग स्टॉक्स भी इस समय प्रॉफिट बुकिंग की मार झेल रहे हैं। निफ्टी में देखा गया है कि करीब 750 से 800 पॉइंट की गिरावट सिर्फ इसी वजह से आई है। निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों पहले ऑल टाइम हाई यानी 22,794 का देखने को मिल रहा था, वो वहां से इस हफ्ते में 22,000 के नीचे के लेवल्स पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। निफ्टी शुक्रवार को कुछ संभलते हुए तो नजर आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी की चाल कुछ अलग ही लग रही है, जिसमें ऑलरेडी 5% तक का फॉल देखने मिल गया है पिछले कुछ दिनों में। जो इंडेक्स 50,000 को छूने के लिए उत्सुक था, और वो इंडेक्स अभी 47,500 के नीचे का ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलरेडी 2,500 पॉइंट निकल चुके हैं। ये इंडेक्स 8 दिनों पहले ही 50,000 के पास गया था, और वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग ने जोर पकड़ा है, जो शुक्रवार के सेशन में भी लाल निशान में ही बंद हुआ है। निफ्टी गुरुवार को काफी दिनों के बाद 22,000 के लेवल्स के नीचे बंद कर रहा था, और लेकिन शुक्रवार आते आते इस इंडेक्स ने कुछ सुधार देखने को मिला, और ये फिर से 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देकर शुक्रवार को बंद हुआ है। बाजार ने इस बात से ही कुछ राहत की सांस ली है। ग्लोबल क्यूज अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। अमेरिकन बाजार पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूअस तेजी दिखा रहे हैं। वहीं जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे बाजार अभी अपने 52 हफ्तों के हाई पर चल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अभी ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल है, तो ट्रेंड तेजी का है।
जिससे हमको ये भी पता चलता है कि ये जो डर का माहौल है वो सिर्फ हमारे मार्केट तक ही सीमित है। और वो भी डर किस बात का है कि क्या सरकार को कम सीट मिल सकती है। डर यही बात का है कि सरकार को यदि कम सीट्स मिलती है तो आगे उनके पॉलिसी डिसीजंस में सरकार को कुछ दिक्कतें होंगी। वैसे पिछले इलेक्शन के समय विक्स 30 के पार भी देखा गया था। चलिए अब कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। बाजार में डीआईआईज ने सपोर्ट दिया है शुक्रवार को। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज की तो कंटिन्यू सेलिंग चल ही रही है, लेकिन डीआईआईज की बाइंग में कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। हाल ही के महीनों में एफआईआईज ने जितनी भी सेलिंग होती है, डीआईआईज उतनी या उससे कुछ ज्यादा बाइंग करके बाजार को संभालते भी हैं और मजबूती भी देते हैं। एफआईआईज ने अभी इस हफ्ते में बुधवार और गुरुवार को मिलाकर करीब 13,500 करोड़ की एक तरफा सेलिंग कर दी है, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी सेलिंग में कुछ कमी देखने को मिली है। एफआईआईज को लेकर बाजार का एक तबका अलग सोच रखता है। उनका मानना है कि जब कभी एफआईआईज को माल बेचना होता है तब उनके खेमे से कोई बड़ा ब्रोकर उस स्टॉक के बारे में या उस इंडेक्स के बारे में या उस सेक्टर के बारे में बाइंग रिकमेंडेशन देता है। पिछले कुछ समय से इन ब्रोकरों की ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी खूब प्रशंसा भी की है और कंटिन्यूसली स्ट्रांग बाइंग का कैंडिडेट भी बनाकर रिकमेंडेशन भी दी है। लेकिन वही एफआईआई जिनके खेमे से ये बाइंग रिपोर्ट आती है, वो इसके उलट कंटिन्यूस बाजार में माल बेचते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अभी तक जनवरी से 1,09,000 करोड़ का माल बेच दिया है। बाजार अभी इस बात से भी डर रहा है कि क्या एफआईआईज को कुछ ऐसा पता है जो बाकी बाजार को नहीं पता है। एफआईआईज की इतनी जबरदस्त बिकवाली के पीछे क्या सोच है, ये बाजार में अभी भी काफी सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं। जब सारी रिपोर्ट्स, सारा मीडिया, सारा बाजार के जितने भी जानकार हैं, सबको भारतीय बाजार में इतना विश्वास है और जो पूरे विश्व में अभी इकलौता ऐसा बड़ा देश है जो इतनी तेजी से बढ़ भी रहा है, तो फिर एफआईआईज को ऐसा क्या पता है जो इतना माल बेच रहे हैं, वो किस और इशारा करता है। इसके लिए मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का ये तबका काफी सोच विचार और विमर्श कर रहा है। बाजार के दूसरे तबके का भी कुछ अलग सोच है। उनका मानना है कि एफआईआईज ने जो बिकवाली की है उसका एक खास पैटर्न भी है, जिसमें उन्होंने करीब 46,000 करोड़ का फाइनेंशियल स्टॉक्स की बिकवाली की है पिछले 4 महीनों में। आरबीआई ने पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पर नकेल कस दी है, जिसकी वजह से इन कंपनियों के भाव में खासी कमी भी देखने को मिल रही है। चुनिंदा बड़ी बैंकों पर भी आरबीआई की ओर से की गई कड़ी कार्यवाही की है, जिसके वजह से बड़े निवेशक एफआईआईज इस कार्रवाई को बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं। एफआईआईज ने आरबीआई की तरफ से लिए गए कदमों की वजह से इस सेक्टर में बड़ी कंपनीज में काफी बिकवाली की है। ऐसी बहुत सारी कहानियां मार्केट में घूम रही है, जिसमें कितनी सच्चाई है किसी को पता नहीं है। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में रूमर्स घूमती है उसका विश्लेषण करते हैं। ये हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कन्विक्शन नहीं है कि ये कहानियां कितनी सच है और इनमें कितनी सच्चाई है। वैसे देखा जाए तो हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एफआईआईज ने अपने जो इंडिया मार्केट जो उनकी कंपनीज में जो होल्डिंग है उसको काफी घटा दिया है और उसी के सामने डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स में काफी इजाफा किया है। अब दोनों के बीच का गैप काफी कम नजर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब एफआईआईज ने इस महीने में एक भी दिन अभी तक कोई बाइंग का फिगर नहीं है। 10 के 10 दिनों में उन्होंने माल बेचा है।
उनका इस महीने का टोटल सेलिंग फिगर 24,975 करोड़ यानी करीब करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने सिर्फ 10 दिन में कर दी है। अभी तो आधा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इतनी बड़ी सेलिंग है। इस हफ्ते अगर सिर्फ इस हफ्ते की सेलिंग फिगर देखा जाए तो 21,600 करोड़ की सेलिंग तो सिर्फ एक हफ्ते में की है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की सेलिंग होगी तो मार्केट कहां जाने वाला है। तो चलिए अब यहां पर कुछ दूसरे एसेट क्लासेस का भी एक राउंड अप ले लेते हैं। गोल्ड का बाजार तेज होने की वजह से शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर गोल्ड में कम बाइंग हुई है, इसकी जानकारी मीडिया में आई है। गोल्ड के भाव शुक्रवार को 72,500 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2365 के पास चल रहा है, जो कि 2420 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके काफी पास आ गया है। कच्चा तेल भी $5 फिर से सस्ता होकर अब $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल ही के दिनों में $91 का भाव वो भी देखा गया था इस कमोडिटी में। बिटकॉइन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय ये करीब $61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आई थिंक करीब 1-1.5 महीने पहले इसका $74,000 का भी भाव जो इस साल का अभी तक का हाई है वो भी देखा गया था। रुपया भी डॉलर के सामने एक हफ्ते में 15 पैसे बढ़कर 83.55 पर ट्रेड कर रहा था शुक्रवार के सेशन में। चलिए अब कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 420 अंक घटकर 22,055 पर बंद हुआ है इस हफ्ते में। वहीं बैंक निफ्टी 47,421 पे यानी 1,502 पॉइंट घटकर बंद हुआ है और सेंसेक्स भी 72,664 पे यानी 1,213 पॉइंट घटकर बंद हुआ है इस हफ्ते में। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी ऑटो ये सभी इंडेक्स 1.85% से 1.35% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले इंडेक्स की कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंस, बैंक निफ्टी और निफ्टी फार्मा ये करीब करीब 2.25% से 2.25% तक गिरकर लाल निशान में बंद हुए हैं। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे आगे है जुपिटर वैगन। ये इस हफ्ते में सबसे ज्यादा बढ़ा है, 19% की तेजी के साथ बढ़ा है। वहीं विजया डायग्नोस्टिक्स भी करीब 17 अंक बढ़कर बंद हुआ है, 17%। मैरिको के बाद में है हिंदुस्तान जिंक, भारत फोर्ज, ज्योति लैब्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, एसकेएफ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, एबीबी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हिंदुस्तान लीवर और हनीवेल ऑटोमेशन ये सभी के सभी शेयर्स करीब 6 से 13% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं इस हफ्ते में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है सोनाटा सॉफ्टवेयर जो 23% घटकर बंद हुआ है इस सप्ताह में। इसके बाद है इंटेलेक्ट डिजाइन, जिसके रिजल्ट्स बाजार को पसंद नहीं आए, वो करीब 16% तक घट गया है। एमआरपीएल भी 16% घटा है। जिसके बाद है सीपीसीएल, ग्रेफाइट इंडिया, पावर फाइनेंस, वोल्टास, जीएमडीसी, स्टरलाइट, कैनरा बैंक, जय बालाजी इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट का एक डार्लिंग स्टॉक भी है, सीएट लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइजेज, आइनॉक्स विंड, मोतीलाल ओसवाल, मन्नपुरम फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एसआरएफ ये सारे के सारे शेयर करीब 11 से 13% तक के डाउनफॉल के साथ बंद हुए हैं। डबल डिजिट में फॉल करने वाले स्टॉक्स की भरमार लगी है इस सप्ताह में। नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं अब, जो 13 से 17 मई तक का है। टाटा मोटर्स के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद। सोमवार को खुलते ही सबसे पहले टाटा मोटर्स का शेयर रिएक्ट करेगा इन नतीजों पर। सभी ट्रेडर्स इसको क्लोजली ट्रैक भी करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट में 3 टाइम का इजाफा हुआ है
क्योंकि इसमें वन टाइम टैक्स रिफंड भी शामिल है। टाटा मोटर में एक खबर भी चल रही है जो उनकी जो ऑटोमोटर्स की फाइनेंस कंपनी है, जिसे टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी भी कहा जाता है, उसको हाइव ऑफ करने की योजना कंपनी बना रही है, डीमर्ज करने के बारे में सोच रही है। इस कंपनी को डीमर्ज करके टाटा कैपिटल में मर्ज करने का इस बात पर अटकलें लगाई जा रही है। टाटा कैपिटल जो अपना आईपीओ लाने के काफी करीब माना जा रहा है, अगर ये ऑटो फाइनेंस की जो कंपनी है उसको अगर टाटा कैपिटल में मर्ज किया जाता है और उससे टाटा मोटर्स को काफी फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि टाटा सन्स जो कि सबकी पेरेंट कंपनी है, वो इन शेयरों के बदले टाटा मोटर्स को एक अच्छी मोटी रकम दे सकता है। ये बाजार में अटकलें लगाई जा रही है। वहीं एक बड़ी दूसरी दिग्गज कंपनी स्टेट बैंक, जिसका रिजल्ट भी इस हफ्ते में आया था और काफी अच्छे रिजल्ट्स देने के उपरांत, क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ चल रहा था, उसी वजह से इस स्टॉक का परफॉर्मेंस कमजोर रहा। बैंक ने 24% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे की है और इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 20,600 करोड़ के पार चला गया है। शुक्रवार को बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई। विदेशी संकेत तो पॉजिटिव थे, लेकिन यहां पर ट्रेडर्स कुछ नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर जो स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है, जिसकी वजह से बाजार के प्लेयर्स को काफी कॉशियस बना दिया है। जो एक तरफा सेलिंग हुई है वन वे, और जिस हिसाब से सडन 8 से 10 दिनों में जो सेलिंग हुई है, उसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है और उसी की वजह से वो काफी कॉशियसली अब ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को बाजार ने संभल कर ट्रेड करने से बाजार में थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया और बाजार को ज्यादा गिरने नहीं दिया। ओपनिंग हुई थी 21,990 पर, इसके बाद एक डिप आया जिसमें मार्केट ने वापस से 21,950 के सपोर्ट से बाउंस बैक किया। फिर शुरुआती 1 घंटे में ही रिकवरी भी आ गई थी और मार्केट का हाई बन गया 22,131 का। बाजार में काफी स्टॉक्स रिकवरी मोड पर देखे गए और सेलिंग भी अब्जॉर्ब हो रही थी। निफ्टी क्लोजिंग में 97 अंक बढ़कर बंद हुआ है शुक्रवार को। वहीं बैंक निफ्टी में फिर से 66 अंक गंवा दिए हैं। सेंसेक्स भी 260 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को। बीपीसीएल में एक अच्छी खासी तेजी देखी गई। नतीजे तो अच्छे थे ही, उसके साथ साथ कंपनी ने कर दिया बोनस का भी अनाउंसमेंट, जिसकी वजह से यह स्टॉक 4.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को। जुपिटर वैगन्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। कंपनी ने 156% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 104 करोड़ हो गया है, जिसके बाद ये स्टॉक ने 16% की छलांग लगा दी एक ही सेशन में। अगले हफ्ते में ये स्टॉक राडार पर रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी 16% ऊपर चला गया। कंपनी ने 500% की इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है, उसको उनके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब कुछ आईपीओ की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ शुक्रवार को बंद हुआ है। ये आईपीओ करीब 26.76 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसका प्राइस बैंड था 300 से 315 रुपए का और इशू साइज बड़ा था, यानी 3,000 करोड़ का ये इसका इशू साइज था। टीबीओ टेक का भी आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये स्टॉक करीब 86.63 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। कंपनी का प्राइस बैंड 875 से 920 रुपीज का था। इशू साइज इसका भी डिसेंट था, 1550.81 करोड़ का। अब आगे क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में है। सोमवार को लोकसभा इलेक्शंस के चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है, जिसके पहले मार्केट ने थोड़ा संभल कर ट्रेड किया है। पिछले 3 वोटिंग के समय भी बाजार वोटिंग वाले दिन पर कुछ हिचकोले खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वोटिंग के एक दिन पहले
बाजार में निचले लेवल्स पर कुछ बाइंग इमर्ज होती है और संभल कर ट्रेड करते हैं। ये ट्रेंड पिछले 3 वोटिंग में देखा गया है, लेकिन इस बार बुल्स का कॉन्फिडेंस में कुछ कमी नजर आई है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी हम 420 अंक गवाकर बंद किए हैं इस हफ्ते में। बैंक निफ्टी ने भी करीब 1502 अंकों की कमी देखी गई है। यहां से जैसे जैसे लोकसभा के रिजल्ट्स नजदीक आते चले जाएंगे, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तो निफ्टी ने 21,950 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो अभी के लिए एक अहम लेवल माना जाएगा। पिछले 2 दिनों से बाजार ने यानी निफ्टी ने 21,950 के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, इसीलिए इस लेवल के आसपास कुछ बाइंग जनरेट हो सकती है। अब अगले हफ्ते में बाजार कैसे रिएक्ट करता है उससे पता चलेगा कि यह लेवल टूटता है या नहीं। वैसे 22,000 के लेवल्स के पर पुट राइटर्स काफी एक्टिव हो गए हैं मार्केट में। निफ्टी ने भी 20 दिनों की अपनी मूविंग एवरेज, जो कि 21,897 पर आती है, उसके ऊपर ही बंद किए हैं अभी तक। ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी ने और बाजार ने 20 अक्टूबर 2023 के बाद से 20 डे मूविंग एवरेज को अभी तक तोड़ा नहीं है क्लोजिंग बेसिस पर। अभी मार्केट अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज यानी 22,224 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हायर लेवल पर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले निफ्टी में भी। इंडिया विक्स अभी 18.47 पर बंद हुआ है शुक्रवार को, लेकिन शुक्रवार के सेशन में भी ये करीब 1.5% बढ़कर बंद हुआ है। इंडिया विक्स के नीचे जाने से बाजार को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन का रिजल्ट अब और पास आते जाएगा, जिससे इस इंडेक्स के बढ़ने की ही उम्मीद की जा सकती है। हाँ, अच्छे नतीजों वाली मिड कैप कंपनीज एकदम फोकस में रहने वाली हैं। जैसे ही अच्छे रिजल्ट्स कोई मिड कैप कंपनी देती है, वैसे ही मार्केट्स इन कंपनीज को बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देता है, और अगर रिजल्ट्स में कुछ भी गड़बड़ी है तो मार्केट ताबड़तोड़ उनको जोरदार बिकवाली का भी सामना करना पड़ता है। कुछ मैक्रो इवेंट्स भी हैं अगले हफ्ते में। सोमवार को भारत के सीपीआई महंगाई के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं, जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। इसके बाद 15 मई यानी बुधवार को अमेरिका के अप्रैल महीने के सीपीआई महंगाई के आंकड़े वहां के भी जारी होने वाले हैं। 16 मई गुरुवार को जापान के Q1 जीडीपी के आंकड़े भी रिलीज होंगे। मार्केट्स इन फिगर्स को काफी बारीकी से देखेंगे। अभी के लिए ये सारे मुद्दे सेंटर स्टेज पर रहने वाले हैं, जिसमें इलेक्शन में किसको कितनी सीट मिलती है, इसी पर सबकी अटकलें लगने वाली है और सबका ध्यान इसी पर केंद्रित रहने वाला है। मीडिया इस बात को काफी उछाल रहे हैं कि वोटिंग का प्रतिशत लो होने से सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसी अटकलें बाजार में मीडिया के थ्रू आ रही है। मेन और रियल एक्शन शुरू होगा 1 जून के बाद, जब सारे इलेक्शन की वोटिंग के चरण खत्म हो जाएंगे, और 4 जून को जब रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके बाद ही मेन एक्शन देखने को मिलेगा। तब तक बाजार में एक रेंज में रह सकता है, बाजार हिचकोले खाते रहेगा। तो हमको लगता है कि बाजार में अभी जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है उनको जरा भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह उनको यूज करना चाहिए, और एसआईपी मोड में अपनी बाइंग जारी रखनी चाहिए। दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। विशाल जी, थैंक यू। आज आपने निफ्टी के बारे में बोलने के लिए बोले हैं, लेकिन आज तो थोड़ा नया तरीका, क्योंकि नया इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मालूम है, लेकिन हम लोग का जो दर्शक है, श्रोता बंधु है,
वो लोग को सबको मालूम नहीं है कि जो बिजली मैंने हिंदी में जो बिजली गिरता है ऊपर में बारिश का टाइम में, वो मेरा घर का एकदम बगल में ही, समझ लीजिए घर में ही गिरा है। तो दैट्स वाई वाइट गुड्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट है। कम तो कम कंप्यूटर, लैपटॉप फिर भी ठीक है, लैपटॉप से ही थोड़ा बहुत काम चला रहा हूँ, बट टीवी, फ्रीज, आपका माइक्रोवेव, फैन, लाइट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो राउटर, काफ़ी सारा चीज़ एक साथ खड़ा हुआ है, बिगड़ गया। तो दैट्स वाई आज का प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्प्ले लेके, चार्ट लेके बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, क्योंकि उधर सब कुछ, सब जगह टाइम देना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली यूट्यूब के लिए टाइम निकाल के चार्ट वगैरह दिखाना अभी मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो दोनों साइड से, एक तो टाइमिंग, एक तो मेंटली। तो आप जैसे थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस करके आप लोग दिए हैं, मैं आज मेरे हिसाब से निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर देता हूँ, कोई चार्ट वगैरह नहीं दिखा के। फ़िलहाल बाज़ार एक नेगेटिव जोन में बंद हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बट जो कॉज ऑफ कंसर्न एक ही है। अभी हम लोग जो टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है वो अभी तक टूटा नहीं। क्यों टूटा नहीं? अगर लास्ट वीक का चार्ट भी आप देखेंगे, हम जो वीडियो बनाए थे, और इस बार आप लोग जो देख रहे हैं निफ्टी के अंदर जो चार्टिकल फॉर्मेशन है, प्रीवियस जो बॉटम है वो है 21,777 स्पॉट में। तो जब तक 21,777 नहीं टूटता है तो हम लोग नया बॉटम नहीं बना रहा है फॉर द टाइम बिंग। और ये जोन जो है, जो 21,700 से लेके 21,800, राउंड नंबर 100 पॉइंट के अंदर जोन है। बाजार वोलेटिलिटी है, हिसाब से देखा जाए ऊपर से हर बार बाजार मोटा मोटी 1000 पॉइंट का बीच में एक रैली कर रहा है, सपोर्ट फिर रैली, सपोर्ट फिर रैली, इसी हिसाब से चल रहा है लास्ट जनवरी से। अभी हम लोग ऊपर में 22,800 के आसपास गया था, 5-6 पॉइंट दूर से नीचे आया। अब नीचे में 21,900 समथिंग करके 22,000 के ऊपर 22,025 या 50 में बंद हुआ है। तो होपफुली लास्ट वीक जो 2 दिन जो कैंडल बना है, तो लास्ट वीक का लो वायलेट करके अगर नीचे आता है तो कॉशस रहना पड़ेगा और कीनली वॉच करना पड़ेगा 21,800 का जोन। दैट मीन्स 21,777 टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर 21,777 टूटता है तो ये बाजार के लिए ख़राब इंडिकेशन है। उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं बाजार के अंदर जो गिरावट है वो और थोड़ा ज़्यादा गिरावट की तरफ जा सकता है। बट रिकवरी का बात करें तो रिकवरी हो सकता है, क्योंकि बाजार अभी भी वो एनवायरनमेंट जो है वो इलेक्शन एनवायरनमेंट है। फॉर दैट्स वाई बाजार के अंदर वो मोमेंटम है, कभी ना कभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती ही बाजार रिएक्ट कर सकता है। तो उसके लिए बाजार को वेट करना पड़ेगा। बाजार का जो पॉजिटिविटी है वो हम लोग को टेक्निकली दिखाई देगा 21,300 के ऊपर क्लोजिंग होने से, 22,300 के ऊपर क्लोजिंग होने से। जब तक 22,300 के ऊपर स्पॉट निफ्टी क्लोजिंग नहीं होता है तब तक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी की बात आज हम नहीं कर रहे, क्योंकि डेटा एनालिसिस थोड़ा बहुत ही किया है निफ्टी के अंदर टाइम शॉर्टेज के कारण। होपफुली नेक्स्ट वीक से फिर रेगुलराइज हो जाएगा और टाइमली आप लोग के पास यूट्यूब पहुंच भी जाएगा। तो बैंक निफ्टी, फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। जो जितना मैं चार्ट देखा हूँ, टेक्निकली फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, खाली निफ्टी के ऊपर ये बोल रहा हूँ 22,300 के ऊपर क्लोजिंग, बाजार का रिकवरी का पाथ स्टार्ट हो सकता है। और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 22,400। अब उसके बाद बाजार अगर सस्टेन करता है तो फिर से हम लोग एक रिकवरी जोन में जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से निफ्टी का एक व्यू जो हम आप लोग को आज चार्ट शेयर नहीं करके मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है वीक से मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग कंपेयर कर रहे हैं 2004 और 2024 के बीच में, मैं आज थोड़ा हिंट दे के आप लोग के जा रहा हूँ कि काइंडली 2004 का चार्ट स्टडी कीजिए और 2024 का चार्ट स्टडी कीजिए। हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसा है, लेकिन 2 फ़र्क मेरे को दिखाई दे रहा है। एक है उस टाइम जो चैनल था वो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स था, अर्थात डाउनवर्ड्स चैनल में था। इस बार चैनल ऊपरी हिस्से में है, अपवर्ड चैनल में है। उस टाइम अपवर्ड चैनल का हायर बैंड थोड़ा तोड़ के ऊपर गया था, जिसको हम लोग पेनिट्रेशन बोल सकते हैं, और वहीं पर सब लोग ट्रैप्ड हुआ था। उसके बाद काफ़ी हद तक क्रैश हुआ था बाजार 17 में, ब्लैक मंडे। इस टाइप अपवर्ड चैनल थोड़ा सा पेनिट्रेट करके नीचे आ सकता है। क्या फिर यहाँ से घूम के बाजार ऊपर जाएगा? इसके लिए हम लोग को रेगुलर बेसिस में चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन क्यू के हिसाब से ये मैं बोल सकता हूँ, अभी जो ट्रेडिंग लाइन, ट्रेडिंग जो बैंड है, वो ट्रेडिंग बैंड का, ट्रेड लाइन का जो लोअर निचला हिस्सा है
उसका जो फिगर है उससे 3% लेस करके जो फिगर आउट होता है, कहीं अगर निफ्टी उसके नीचे भी सस्टेन होता है, ट्रेड होता है, तब जाके कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है। तो ये था मेरे लिए आज निफ्टी का थोड़ा सा विश्लेषण जो मैं एक नज़र में देखा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा इनपुट दे रहा हूँ। ये कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आज बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत जो टच दिया हूँ, खाली व्यू के हिसाब से। डिटेल्स बैंक निफ्टी होपफुली हम नेक्स्ट वीक में चार्ट जब एनालिसिस फिर से करेंगे तब आपसे ज़रूर बात होगा। तो ये था मेरे तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का बातचीत। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक का इंफॉर्मेशन में इनपुट टेक्निकली मैं आप लोग को बोल देता हूं कि कौन कौन सा स्टॉक के अंदर आप टेक्निकल स्टडी करने, आप और हम लोग करेंगे, हम भी करेंगे, बट आज चार्ट शो नहीं कर पा रहा हूँ। ड्यू रीज़न क्या है वो पहले ही मैं बता दिया हूँ। तो पहला स्टॉक जो मैं स्टडी करूँगा इस वीक में वह है द्वारिका शुगर। बिकॉज ऑफ करेक्टिव फेज आप चार्ट के अंदर देखेंगे एक जोन के अंदर आ रहा है जिसका बैंड है बिटवीन 80 to 60, ऊपर में 80, नीचे में 60। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो क्लोजिंग जो हुआ है, क्लोजिंग वीकली के हिसाब से 69.10 NSE में, तो एक रेंज के अंदर हम लोग आ रहा है। यहाँ पर प्राइस बिहेवियर को गौर से वॉच करना पड़ेगा। बाकी जो दो स्टॉक आज हम स्टडी करने के लिए लेंगे, जो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम स्टडी में रखेंगे, वो है, एक है स्टर्लिंग टूल्स और सेकंड है मैरिको इंडस्ट्री। मैरिको लास्ट वीक में स्टार परफॉर्मर है, बट एज पर द मूविंग एवरेज एंड पैटर्न इज कंसर्न, मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर जा चुका है। और हाँ, जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है एक काफ़ी साल के बाद हुआ है। मैंने टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए 2021 में वही अप्रैल महीना में ही ऐसा, मई में ही ऐसा वीक टू वीक का वॉल्यूम था। प्लीज़ आप लोग काइंडली चेक कर लीजिए। करीब 2 साल बाद 3 साल होने वाला है, इसी मोटा मोटी उससे ज़्यादा वॉल्यूम लेके ऐसा पैटर्न क्रिएट करना थोड़ा स्टडी के अंदर रखना पड़ेगा। बट एनी रिएक्शन, रिट्रेसमेंट, मैरिको एक अच्छा चार्ट बन सकता है। तो दैट्स वाई तीनों जो स्टॉक आज हम बात किए हैं, एक है स्टर्लिंग टूल्स, सेकंड है द्वारिका शुगर एंड थर्ड है मैरिको इंडस्ट्री। आप लोग काइंडली इसके अंदर बात कर लीजिए। तो ये था मेरे तरफ से आज तीनों स्टॉक के ऊपर बातचीत। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपनी कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।